आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल यानी स्पेशल रीड में। आज हम लोग अध्ययन करेंगे एनसीईआरटी बुक 12th क्लास 12th का एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे। सब्जेक्ट है हिस्ट्री और इसमें टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत है ईंट मनके तथा अस्थियां को पढ़ेंगे हम लोग आज। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पाई मोहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। तो हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? मोहर, हड़प्पाई मोहर है। शेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर समान रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो शेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई है मोहर और इस पर जानवरों के चित्र तथा लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं जैसे उनके आवासों, मृदभांडों, आभूषणों, औजारों तथा मोहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती। तो हमें कैसे जानकारी मिलती है उस समय के काल के बारे में? पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से, जैसे आवास, मृदभांड, आभूषण, औजार, मोहर इत्यादि के माध्यम से हम लोगों को हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में जानकारी मिल जाती है। और मोहर जो है शेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है। तो अन्वेषण करेंगे यानी खोज करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाते हैं और इन व्याख्याओं में कभी कभी बदलाव भी आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं, क्योंकि हम लोग इसकी लिपि को अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं और जैसे जैसे समय बीतता है कुछ न कुछ साक्ष्य मिलते जा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि हम लोग इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रख पाते हैं और हो सकता है हमेशा ही रहे। तो यहाँ पे है हड़प्पाई मोहर, आप लोग देख लीजिए एक बार, स्लाइड में लगाए हुए हैं इसीलिए। फिर नेक्स्ट है पारिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। तो पीछे वाले में मैंने बताया था कि इसे पहले वाले स्लाइड में कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी। दो नामों से जानती है, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। तो फिर पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं। तो एक विशिष्ट शैली के होती है और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मोहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पक्की हुई ईंटें सम्मिलित है। तो हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट वस्तुओं में क्या क्या सम्मिलित है? मोहर, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित है। ये सब सम्मिलित है। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान में है तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली है जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है और एक दूसरे से लंबी स्थिति पर मिली है, लंबी दूरी पर स्थित है। और कहाँ कहाँ मिली है? अफगानिस्तान, वहीं जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान और बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में अभी पड़ता है और गुजरात। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर रखा गया। तो इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर रखा गया। तो हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा? क्योंकि इसलिए पड़ा कि हड़प्पा नामक स्थान जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा नामक स्थान पर जहाँ संस्कृति पहली बार खोजी गई थी इसलिए उसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 से और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया। तो इसका काल निर्धारण कितना और कितना के बीच किया गया? 2600 से 1900 ईस्वी
पूर्व के बीच किया गया काल निर्धारण। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी। तो इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। तो आप लोग अब यहाँ तक समझ गए होंगे। ये पिक्चर मैंने लगा दिया है, मन के बाट और पत्थर के फलक इत्यादि का मैंने ये सब लगा दिया है। फिर ईस्वी पूर्व के बारे में हम लोग कुछ समझ लेते हैं। बीसी और ईस्वी पूर्व क्या है, बिफोर क्राइस्ट, इसके बारे में। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईस्वी पूर्व का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट। बीसी का तात्पर्य क्या है? बिफोर क्राइस्ट, बीसी बिफोर क्राइस्ट। और ईस्वी का ईसा पूर्व से है, और ईस्वी वहीं का ईस्वी का ईसा पूर्व से है। कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी हिंदी में ईस्वी लिख पाते हैं। यह एनो डोमिन नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। तो यह कौन सा शब्द से बना है? एनो डोमिन नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष है। और इसका तात्पर्य क्या है? ईसा मसीह के जन्म के वर्ष है। आजकल एडी की जगह सी और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। तो आजकल एडी की जगह क्या प्रयोग होता है? सी, और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। तो सी अक्षरों का प्रयोग क्या होता है? कॉमन एरा, तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग समान हो गया है। तो हम लोग इसका प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग समान हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट है। तो बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य क्या है? बिफोर कॉमन एरा। बीपी का मतलब बिफोर प्रेजेंट, तो बीपी का अर्थ बिफोर प्रेजेंट है। एनसीईआरटी बुक में बीसीई के लिए ईस्वी पूर्व, सीई के लिए ईस्वी तथा बीपी के लिए वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट में है पढ़ना आरंभ। हड़प्पा सभ्यता का आरंभ किस तरह से हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। तो हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबंध थी। तो ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबंध थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिले हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी। तो बस्तियां जो थी सो छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रमभंग था, कुछ क्रमबद्ध था, कुछ अंतर था। फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे निर्वाह के तरीके। आरंभ पढ़ लिए थे और निर्वाह कैसे करते थे वो लोग अपना जीवन को। विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल समान थे, दोनों में समान थे, आरंभिक और हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद और जानवरों जिनमें मछली भी शामिल है से प्राप्त भोजन करते थे। तो क्या चीज़ से भोजन प्राप्त करते थे हड़प्पा निवासी? पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद और जानवरों जिनमें मछली भी शामिल है। जलीय अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातत्वीय आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए। इनका अध्ययन पूरा वनस्पति करते हैं जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। तो इनका अध्ययन कौन करते हैं? जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। तो हड़प्पा स्थलों से मिले अनाजों में क्या क्या शामिल है? गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना
तथा तिल शामिल। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए। तो बाजरे के दाने कहाँ से मिले हैं? गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए। तो चावल के दाने अपेक्षाकृत बाजरे के दाने से कम पाए गए। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियाँ शामिल। तो हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डी में क्या क्या शामिल है? मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियाँ शामिल हैं। पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। तो कौन कौन से जानवर पालतू थे? भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर सब पालतू थे। जंगली प्रजातियों जैसे बराह यानी सूअर, हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियाँ भी शामिल है। तो जंगली जानवर भी कुछ हड्डियाँ मिली हैं जंगली जानवर के, इनमें हैं बराह, सूअर, हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियाँ शामिल हैं। हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियाँ भी मिली है।